क्लास 12 वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन में भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। बहुत बेसिक सी बातें कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉ, स्नेल्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस। वैसे वो वाला पार्ट बाद में भी पढ़ाया जाता है आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है एपेरेंट शिफ्ट, पर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं उसमें। तो आज के लेक्चर में दो बहुत जरूरी डेरिवेशन देखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल, देखो ये डेरिवेशन तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके लिए ये जो मेथड होता है हम लोग यूज नहीं करते। उसके लिए मेरे पास एक बहुत स्मार्ट तरीका है, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो डेरिवेशन करना है, दो डेरिवेशन है। एक तो एपेरेंट शिफ्ट, मतलब कोई चीज अपने पोजीशन से ऊपर दिखाई देती है वो वाला, और दूसरा लेटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो लाइट रे गई, लाइट रे एक जगह से पास होती है, मीडियम में गई तो बेंड होती है, फिर अपने पाथ पे आती है। तो यहां से इसको ओरिजिनली जाना था इस रास्ते पे, लेकिन बेंड होने के कारण इतना जो गैप आ गया, ये जो शिफ्ट आ गया, इसकी कैलकुलेशन ये सीखेंगे। और पहले उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो जैसे किसी मीडियम में रखा है तो अपनी पोजीशन से ऊपर उठ के दिखाई देता है, जिसे बोला जाता है कि एपेरेंट शिफ्ट। ये डायग्राम मैंने बना रखा, लेकिन मैं इसे इरेज करूंगा, फिर से बनाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन में मेन असली पार्ट जो समझने का ना, वो डायग्राम से समझते हैं। मैं बिल्कुल शुरू से बेसिक से आपको समझाऊंगा कि डायग्राम बनाएंगे कैसे और कौन सा एंगल लेना है, क्या एजम्पशन लेनी है कि इसका हमें एग्जैक्टली मतलब जो रिजल्ट है वो मिल पाए। तो मैं दोनों डायग्राम हटा रहा हूं और फिर से मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। समझते हैं हम लोग कि कैसे एपेरेंट शिफ्ट निकालते हैं। एपेरेंट शिफ्ट वैसे ना एक्चुअल में हम लोग अपनी डेली लाइफ में कई जगह पे देख सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई मछली है, अगर किसी पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में नहीं होती, किसी पॉन्ड में अगर कोई मछली है, तो वो अगर हम लोग ऊपर से देखें, एयर से देखें, तो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो नहीं हमें दिखती, वो हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, वैसे ही जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, तो स्विमिंग पूल की जो नीचे की बॉटम सरफेस दिखाई देती है ना ऊपर से, वो एक्चुअल नहीं दिखाई देती। हम लोग उसमें पैर डालते हैं तो थोड़ा और नीचे चला जाता है। ऐसे ही अगर कोई ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो ग्लास में पानी है और नीचे सपोज करो ग्लास में बॉटम पे कोई कॉइन, कोई सिक्का गिर गया, तो जो सिक्के की पोजीशन दिखाई देगी ना, वो मुझे हमें एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और ये जो चीज है, इसी को बोला जाता है एपेरेंट शिफ्ट, मतलब हमें जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है वो, और उसी का शिफ्ट का कैलकुलेशन और उसका डेरिवेशन वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, मैं मानूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बॉटम पे सपोज कोई कॉइन है, ठीक है, इसको मानो ना एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। ये कोई पानी भरा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉइन है, वैसे बाकी जगह मछली दिखाई जाती है, मैं कॉइन मान के चल रहा हूँ। अब कॉइन से मैं बाहर कोई है ऑब्जर्वर, यहाँ कहीं भी हो सकता है, वो देख रहा है, तो यहाँ से कॉइन को देखना है, तो कॉइन से एक लाइट रे निकलेगी कुछ ऐसे, और यहाँ पे सरफेस पे जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे वाटर है, बाहर मानो एयर है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है। इसका मतलब ये लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये गई और रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड हो गई। अब यहाँ से कई सारी लाइट रे निकल रही है, तो एक स्ट्रेट लाइट रे मैं नहीं मान रहा, ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से भी गई। अब ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक है, एक्सटेंड करूं, तो इसकी पोजीशन कहीं मुझे यहाँ पे मिलती है, और ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है, ये जो लाइट रे जहाँ पे आके मिल रही है ना, एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूं, यहाँ से जैसे मैंने आंखें बना दी, ठीक है, ये आंखें हैं, कोई ऑब्जर्वर है, तो मुझे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एपेरेंट पोजीशन है। तो अगर मैं थोड़ा हाइट वगैरह के टर्म में बात करूं, तो मैं h नाम दूंगा एक्चुअल हाइट को, ठीक है, h a बोलता हूं, ठीक है, h एक्चुअल। लेकिन ये वाली जो हाइट है, ये मुझे बोलूं, ये है एपेरेंट वाली हाइट, ठीक है, h एपेरेंट। एक काम करते हैं, नोटेशन हम लोग h एपेरेंट को लेंगे, और h तो हमारा एक्चुअल हाइट बताइए कि कितने हाइट पे अपना ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन से ऊपर जितना शिफ्ट हुआ, इसे ही बोलते हैं हम लोग एपेरेंट शिफ्ट। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग एपेरेंट शिफ्ट, और इसी की कैलकुलेशन हम लोग को देखनी है। सही, इसके आगे अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ एंगल वगैरह देखेंगे, और एंगल बिल्कुल ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, एंगल में कहाँ पे कौन सा एंगल लेना है वो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि डेरिवेशन का असली पार्ट जो सॉल्व करना है वही होता है हमारा।
तो यहां से लाइट रे निकली, ये हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल से आया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे बाहर गई, नॉर्मल से जो एंगल आया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ चीजें और देखनी है, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या मैं ये एंगल बता सकता हूं, ये पूरा कितना 90 डिग्री, तो ये हुआ 90 माइनस आर। ठीक है, अब ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर है। ये एंगल 90 माइनस आर, तो ये वाला भी एंगल 90 माइनस आर। अब देखो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर, तो ये एंगल बता सकते हैं, हाँ ये एंगल होगा आर। ठीक, बहुत ध्यान से, मैं अभी तक क्या पहुंचा कि यहां पे एक एंगल मिला आर के बराबर। वैसे ये देखो ये जेड बन रहा है, ठीक है, और जहां पे जेड बनता है तो बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, या हाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये आई होता है, तो ये एंगल भी होगा आई। ठीक है, ये जेड में मतलब ये वाली चीज जहां भी बनती है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, यही बात यहां भी मिली हमें। ठीक, तो एंगल हमने देख लिया कि यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर। आगे थोड़ा सा एजम्पशन फिर से लेना है, अभी पिछले लेक्चर में भी हमने किया था और बाकी भी जगह ऑप्टिक्स में हम लोग स्मॉल एंगल के लिए ही बात करते हैं। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए तो हम लोग स्मॉल एंगल के लिए बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है भैया थीटा के, वैसे ही टेन थीटा भी बराबर होता है थीटा के। ठीक है, यहाँ पे ना एक्चुअल में ये डायग्राम में तो थोड़ा बड़ा दिखा है, बट ये जो लेंथ जैसे एज सच ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी। ठीक है, लगभग में बराबर होगी, क्योंकि ये सारे एंगल जो चल रहे हैं अपने आई आर, ये बहुत छोटे एंगल होने वाले, ये बहुत छोटे एंगल होने वाले। तो अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं और एक्चुअल में मुझे ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैं कहीं भी रिफ्रैक्शन आया तो एक चीज तो दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, अगर ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से मान लो एयर में जा रहा है, हम लोग कोई और भी मीडियम ले सकते हैं, इसको म्यू1 नाम दे देना, इसको म्यू2 नाम दे देना। ठीक, तो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इसका म्यू इंटू साइन आई बराबर होगा बाहर वाले का म्यू2 हो सकता है पर 1 ले रहा हूं, इंटू साइन आर के। ये बात समझ में आ रही? अब यहां पे अभी मैंने बोल दिया, पहले ही बता दिया वैसे, कि स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी लेना है, मतलब साइन आई विल बी इक्वल्स टू आई। तो यहां पे कुछ मिलता है म्यू इंटू आई इक्वल्स टू आर। अभी इसको हम लोग यूज करने वाले, ये जो चीज है इसको अभी यूज करने वाले, कैसे यूज करेंगे ये भी देखेंगे हम लोग। यूज कैसे करना है, देखो साइन थीटा को हम लोग थीटा बोल सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि साइन, जब थीटा दोनों को, साइन को भी थीटा बोल सकते हैं, टेन को भी थीटा बोल सकते हैं, तो साइन को टेन भी तो बोल सकते हैं, ये स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, ये स्मॉल एंगल के लिए, और यही वाली चीज है जो मुझे बहुत ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो भी है आई की जगह पहले मैंने साइन को आई में कन्वर्ट किया, एंगल में कन्वर्ट किया, अब इस एंगल को टेन थीटा में कर सकता हूं। तो म्यू टेन आई इक्वल्स टू टेन आर। ठीक है, अब टेन आई और टेन आर मैंने क्यों लिया, ये देखने पे तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। दो ट्रायंगल दिखे होंगे, अभी दिखा मैंने, एक ट्रायंगल ये, इसमें आर वाला एंगल है, और दूसरा ट्रायंगल ये जिसमें आई वाला एंगल है। टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो अगर मैं पहले आई के लिए करूं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें बेस क्या है, सॉरी हाइट क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको कुछ पी नाम दे दो ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी का नाम मैंने कुछ पी दे दिया। और बेस कितना होगा, ये पूरी हाइट एच, एक्चुअल वाली जो हाइट है। दूसरा, जब आर के लिए जाऊंगा यानी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हाइट फिर से पी, बेस ये वाली हाइट जो कि एच अपेरेंट है, यहां पे यूज करते हैं म्यू टेन आई की जगह, टेन आई की जगह क्या रखें, हाइट अपॉन बेस, पी अपॉन एच एक्चुअल वाली हाइट। ठीक है, इक्वल्स टू टेन आर, इस वाले ट्रायंगल में हाइट टेन की वैल्यू हाइट अपॉन बेस, पी अपॉन एच अपेरेंट। देखो पी तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉमन था, ये वाली हाइट दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पे कुछ मिला मुझे, एच म्यू इक्वल्स टू एच अपॉन एच अपेरेंट, मतलब म्यू होगा रेशियो एक्चुअल हाइट का अपॉन अपेरेंट हाइट का, एक्चुअल ओरिजिनल हाइट या अपॉन अपेरेंट हाइट, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो एच अपेरेंट है जो मुझे दिखाई देगा वो एक्चुअल को अगर मैं म्यू से डिवाइड कर दूं, एक्चुअल को म्यू से डिवाइड कर दूं तो वही तो मुझे मिलेगी अपेरेंट हाइट।
मतलब जो भी हाइट थी इस मीडियम के म्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी। ये है डेरिवेशन। अब मुझे शिफ्ट पूछा गया ना, शिफ्ट तो आसान है। शिफ्ट है क्या? ये पूरी हाइट में से एपेरेंट हाइट, मतलब एक्चुअल हाइट में से एपेरेंट हाइट को माइनस करना है। तो एक्चुअल हाइट तो h ही है, एपेरेंट हाइट कितना है? h अपॉन म्यू। तो ये कुछ मिलता है, h कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये मिलता है मुझे शिफ्ट की वैल्यू। ठीक है, ये रहा पूरा डेरिवेशन इस वाले पार्ट का। थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करा दूं तो मेन हमें एंगल का खेल है। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रखना है, आई एंगल कहां से आया, आर एंगल कहां से आया, ये हमें समझना है। फिर पहले यूज करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा थीटा, टेन थीटा थीटा, मतलब साइन को हम लोग अल्टीमेटली टेन में बदलने वाले हैं। तो साइन से टेन में बदला, साइन से एंगल में बदला, फिर एंगल से टेन में बदला। टेन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एंगल के लिए मुझे आसानी थी। अब अगर कोई बोले कि सर मैं साइन भी तो ले सकता हूँ, हाँ ले सकते थे, लेकिन ये कैलकुलेशन में हमें आगे चल के दिक्कत करती। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाली दूरी यहां से लेके ये वाली और यहां से लेके ये वाली दूरी, ठीक है, इसके लिए हमें काम करना था। ये एक्चुअल में बहुत क्लोज होंगे। ठीक है, ये जब डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे ये जो लाइट रे आती है बहुत पास पास ही होती, तो इसीलिए हम लोग जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो रिजल्ट हमें सेम मिलता है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो वही तो मैंने किया, जब tan ले लेता हूं तो ये दूरी बराबर लेता हूं इसके और ये दूरी बराबर लेता हूं इसके, तो यहां पे मेरा काम आसान हो जाता है और रिजल्ट मेरा जो भी रिक्वायर्ड होता है बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये रहा और इसको बहुत आराम से नोट कर लो। ये प्रॉपर डेरिवेशन है कि एपेरेंट शिफ्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या याद रखना है कि रिजल्ट में दिमाग में अभी टोटल कुल मिला के ये करना है कि जो भी एक्चुअल हाइट होगी उसको हम लोग म्यू से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एपेरेंट हाइट मिल जाएगी। जो भी एक्चुअल हाइट है उसको म्यू से डिवाइड करेंगे तो मुझे एपेरेंट हाइट मिल जाएगी। ये बात दिमाग में रखनी है। ये हो गया अपना पहला डेरिवेशन। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, जो लैटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बात है। तो यहां पे कोई मीडियम है, ठीक है, और इसकी कुछ थिकनेस t है। ठीक, यहां से एक लाइट रह गई ये, और जैसे मीडियम पे पड़ी तो बेंड होगी, जैसे मीडियम पे पड़ी तो बेंड होगी। ये बाहर रेयरर है, यहां पे डेंसर है, तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ज्यादा बेंड दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। ये रही अपनी लाइट रे, यहां से आ रही थी, यहां नॉर्मल में पड़ी और ये हो गई बेंड। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल लाइट रे थी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे था, ऐसे सीधे जा रही थी, बट ये बेंड हुई और फिर जब ये लाइट रे बाहर निकली दूसरी सरफेस से, फिर से बाहर निकली, तो फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। पहले रेयरर से डेंसर में आई, फिर यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। और एट सच ये जो डायरेक्शन थी लाइट की इसी के पैरेलल होगी। ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे पैरेलल होगी। ये मैंने एक्सटेंड करके खींचा, तो लाइट गई यहां से, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर यहां से दूसरी बार रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, ये चीज है। मुझे पूछा जाता है कि इसमें जो डेरिवेशन का मेन काम है वो हमसे पूछा गया कि लैटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट। तो एक्चुअल में लाइट जो ओरिजिनल वाली जा रही थी अपने पाथ से कितना शिफ्ट होगी, मतलब ये दोनों इनके बीच की दूरी मुझे बताना होता है, वो होता है लैटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लेके ये वाली जो दूरी है यही तो हमारी लैटरल शिफ्ट, ये वाली जो दूरी है ये हमारी लैटरल शिफ्ट। फिर से हम लोग एंगल के बारे में बात करें। एंगल बिल्कुल ध्यान से समझना, कौन सा एंगल ले रहे हैं और इसमें ट्रायंगल कौन सा चूज कर रहे हैं, वो बात इसमें काम की है समझने वाली। यहां से मैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखो, ये पूरा आई है तो ये भी होगा आई, तो ये पूरा आई है उसमें से आर चला गया तो बचा कितना, आई माइनस आर। ये वाला एंगल कितना बचा, आई माइनस आर। इसके अलावा थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंशन वगैरह करें। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, मुझे देखो ये एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये कि ये वाली दूरी मुझे पता थी, इस वजह से मैंने इसको एक्सटेंड किया। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये वाली दूरी कैलकुलेट करनी है। अब ये छोटा सा काम किया, इसने मेरा कुछ काम आसान कर दिया। कौन सा काम आसान किया, अब देख के समझना है। यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे देखने होंगे, दो ट्रायंगल है वो समझने होंगे। मैं अलग अलग कलर यूज करता हूँ, हाँ है मेरे पास। एक तो ट्रायंगल ये वाला है जो अभी एक्सटेंड करने से मिला, ठीक है, और इसमें ये वाली आर एंगल पता है और ये वाला
दूरी पता है टी के बराबर, ठीक है। दूसरा भी हमारे पास एक ट्रायंगल ये भी है, और इसमें मुझे एंगल पता है इसका आई माइनस आर, ठीक है। इसका एंगल पता है मुझे आई माइनस आर, और इसका ये वाला जो दूरी है ये मुझे पता करना है, ठीक है। दो ट्रायंगल थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा हूं। तो ये पहला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, यहां पे एंगल है आर और ये दूरी है टी के बराबर। यहां से मुझे, और फिर यहां पे जो साइड है ये दोनों के लिए कॉमन है, ये बीच वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो दूसरे ट्रायंगल का कुछ मिल रहा है मुझे, ये रहा दूसरे ट्रायंगल का, और मुझे एक्चुअल में ये दूरी कैलकुलेट करनी है, ये वाली जो हाइट है ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल है आई माइनस आर, ठीक, और ये वाली साइड है कॉमन, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। चलो थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, मुझे ये पता है, एंगल पता है, तो क्या मैं ये वाली दूरी बता सकता हूँ? हाँ बता सकता हूँ ना। इसमें मुझे क्या यूज करना है? कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस आर। तो कॉस आर मुझे बताएगा, एक तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी जो भी है, इसको मान लो कुछ टी तो ले चुके हम लोग, इसको नाम दे देते हैं ना, कुछ भी मान लो, ए दूरी मानो, अभी सॉरी एल दूरी मानो, ठीक है। अभी इसको एच सच हमारा काम नहीं है, इसको हटा देंगे। तो कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा टी है और हाइपोटेनियस है एल। तो हाइपोटेनियस एल की वैल्यू कुछ मिलेगी मुझे टी अपॉन कॉस आर, पहले ट्रायंगल से। अब यही वाली एल दूरी यहां भी तो है, यही वाली एल दूरी यहां भी है। इस ट्रायंगल में मुझे ये वाला एंगल पता है और ये वाली साइड के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट करना है। बाकी ये वाली चीज हमें पता चल गई एल के बारे में। तो ऐसा एंगल यूज करना है जिसमें ये काम आए और ये काम आए। तो हाँ, मुझे मिलेगा साइन। अगर मैं साइन ये वाला एंगल आई माइनस आर यूज करता हूं तो ये मिलता है हाइट जो कि है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है एल। तो यहां से एक्स अपॉन एल, एल की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की, एल की वैल्यू क्या है? ये, इन दोनों को यूज कर रहा हूं। तो साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल की वैल्यू रखूंगा टी अपॉन कॉस आर। बस हो गया काम। x जो है x ही पता करना था मुझे, तो x कुछ मिलता है t इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, और यही रिजल्ट है जो मुझे रिक्वायर्ड था। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस थिकनेस t, i और r के बीच में जो रिजल्ट था वो यही था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आगे चल के ना कोई चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, बट इतना सफिशियंट है दिखाने के लिए, इतना किसी भी डेरिवेशन के लिए दिखाना सफिशियंट है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी है, उसको चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, ना चाहे तो यहां तक भी अपना रिजल्ट हो गया, फिजिक्स का काम ओवर हो गया। फिर से एक बार देख लो, इसको सोचना कैसे था। मुझे पता था टी थिकनेस की कोई स्लैब था, एक तरफ से लाइट गई, बेंड की, फिर वापस से बेंड की थी। तो एंटर करने से पहले और निकलने के बाद जो इंसिडेंट रे थी और जो इमरजेंट रे थी, दोनों के बीच में कितनी दूरी थी, ठीक है, ये वाली दूरी ही तो मुझे कैलकुलेट करनी थी, और ये वाली दूरी को मैं बोल रहा हूँ लेटरल शिफ्ट, ठीक है, ये कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपने हिसाब से दो ट्रायंगल सेट किए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था आर, तो यहाँ पे एंगल मिला था मुझे आई माइनस आर। अब दो एंगल थे, दो ट्रायंगल, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और दो ट्रायंगल सेट किए थे, दोनों को जूम आउट किया, तो ये साइड मुझे मिली थी कॉमन, इसी को मैं यूज करके टी आर और इस आई माइनस आर एंगल के बीच में एक रिलेशन सेट किया, एक पहले ट्रायंगल से और एक दूसरे, पहले में कॉस यूज किया, दूसरे में साइन यूज किया, और अल्टीमेटली साइन और कॉस के टर्म में मुझे इस एक्स की वैल्यू मिल गई। और ये है अपना दूसरा वाला लेटरल शिफ्ट वाला डेरिवेशन। बहुत ध्यान से देखना इस पार्ट को भी। हमने जो एपेरेंट शिफ्ट पढ़ा उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, कुछ सवालों से देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एक कोई प्लेन मिरर है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ये तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रखा होता है उतनी दूर पे इमेज बनता है प्लेन मिरर से, तो ये भी 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनता है, ये चीज़ें मुझे पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो इस साइड का है मिरर के सामने, अगर मैं इसमें पानी भर दूँ, ये पूरा पानी भर दूँ, ठीक है, ये पानी भर दूँ, तो पानी का म्यू है कुछ दे रखा 4/3। तो अब ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल में 20 सेंटीमीटर दूर, लेकिन इसकी इमेज कितनी पीछे बनेगी ये पूछा गया।
ठीक, तो बहुत सिंपल सर। अब यहाँ पे जो 20 है ये मुझे एक्चुअल है, लेकिन अपेरेंट में क्या दिखाई देगा, अपेरेंट क्या दिखाई देगा, हाइट या लेंथ जो अपेरेंट दिखाई देगा वो ओरिजिनल हाइट 20 अपॉन म्यू यानी 4/3। तो ये 4/3 ये मुझे मिलता है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो दूरी इफेक्टिव पाथ लेंथ यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगी वो 20 की जगह 15 हो गया। तो अब जो I2 जो दूसरी इमेज बनेगी, ठीक है, एक तो बिना पानी के था ये ओरिजिनल, और ये जब पानी भरने के बाद है तो इसकी दूरी आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बेसिक से पानी है। या इवन मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक इसी में चेंज करके देखें, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब इसके आगे लगा दूँ, ठीक है, एक ग्लास स्लैब लगा दिया, ठीक है, और इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस कुछ है 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर, और ग्लास स्लैब है तो इसका म्यू कुछ है 3/2, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा जाए अब इमेज कहाँ पे बनेगी, तो सब कुछ हटाते हैं या पहले, ठीक है, 20 था, 20 है एक्चुअल में, लेकिन 10 वाले पार्ट में इसमें ग्लास स्लैब है और बाकी यहाँ पे एयर है। तो अब जो मेरी ऑप्टिकल पाथ लेंथ या एपेरेंट लेंथ होने वाली है वो क्या होने वाली है, ये देखो, ये जो बचा हुआ 10 है वो तो 10 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो जहाँ पे ये रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, वो हो जाएगा कुछ कम, ठीक है। कितना कम होगा, एच एपेरेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो 10 वाला पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सेफ होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो 10 होगा ये h अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 अपॉन म्यू की वैल्यू 3/2, तो ये कुछ मिलता है 20/3 और ये कुछ मिलेगा 50/3 सेंटीमीटर। ये हो गई, मतलब 20 था, 20 से हो गया 50/3, मतलब जो इमेज बनेगा वो 50/3 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये इसका बेसिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छा सवाल भी कर लेते हैं इसमें, मिरर को यूज करके। सपोज करो एक कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मुझे एक कंटेनर और इसके बॉटम पे एक मिरर लगा हुआ है। मिरर देख के समझ में आ गया होगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ है 20 सेंटीमीटर। अब इस कंटेनर में मैं पानी भरूंगा, इस कंटेनर में मैं पानी भरूंगा और पानी भरूंगा टिल हाइट ऑफ 40, ठीक है, 40 तक भर दिया, और पानी है तो पानी का म्यू कितना हुआ 4/3। अब जो टॉप पे कोई बॉल है, टॉप पे एक छोटी सी कोई बॉल है, और बॉल का इमेज इस मिरर में देखना है, ठीक है, बॉल का इमेज देखना इस मिरर में, तो बताना ये बॉल की इमेज कितनी दूर पे दिखाई देगी, ठीक है। एक्चुअल में कितना है, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये कुछ 40, ठीक है, जो पोल, ये दूरी हमने पोल से ली, ठीक है, तो पोल से एक्चुअल दूरी है 40, लेकिन इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रही है वो कितनी दूर पे दिखाई देगी, उसके बारे में हमें बात करना है, ठीक। सोचना कैसे, सबसे पहले मिरर है तो हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना है। इस वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को मिक्स कर दिया। एक चीज ध्यान देना, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो हट गया, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हट गया है, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आगे कई जगह पे यूज किया जा सकता है, जैसे पिछले सवाल में यूज किया, यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन बोलने के लिए एग्जाम में मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन उसका यूज आएगा, जैसे इस सवाल में आ रहा है। तो ये चीज समझते हैं हम लोग। पहली बात, आर हमें दे रखा है, कॉनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज करना है। आर दे रखा है तो हम लोग एफ निकाल सकते हैं, एफ इक्वल्स टू r/2, कितना आएगा 10, प्लस में या माइनस में, माइनस में आएगा, कॉनकेव है तो ये पोल है, यहां से लाइट आ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऊपर गए। उसके अलावा यू जो है मुझे 40 नहीं लेना है, यू जो है 40 नहीं लेना है, ये एक्चुअल है, लेकिन मुझे दिखाई क्या देगा, एपेरेंट, तो एपेरेंट दिखाई देगा एक्चुअल हाइट 40 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू 4/3, तो मुझे 30 दिखाई देगा, ठीक है, और ये भी होगा माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे एफ मिला, यू मिला, अब मुझे वी कैलकुलेट करना है, वही ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यू एफ 1/, वही फॉर्मूला आपका जो पहले पढ़ चुके हो, 1/f प्लस 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, u की वैल्यू 30 और f की वैल्यू 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, -30 प्लस 10, इट ऑल कम्स आउट टू बी 50, यस, नीचे आ रहा -20 और ऊपर आ रहा है 300, यानी -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे होगा, सॉरी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां से 15 सेंटीमीटर पे, ये टोटल दूरी है 40, तो ये बनेगी इमेज अपनी
15 सेंटीमीटर पे। अब 15 सेंटीमीटर भी ना ये एक्चुअल की दूरी है, 15 सेंटीमीटर भी हमारी एक्चुअल की दूरी, मतलब यहां से अगर पोल से दूरी मेजर करेंगे तो एक्चुअल वाली 15 भी है, 15 ही है। लेकिन अब उसमें भी पूछा जाए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसकी कितनी होगी, तो इस 15 को भी मुझे म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसमें जो एपेरेंट या ऑप्टिकल उसकी लेंथ है वो दिखाई देगी। बट यहाँ पे अगर ऊपर से पूछा जाए कि पोल से कितनी दूरी है, तो वो इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर 40 पे है तो इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से एप्लीकेशन रहा है। इसमें और भी कुछ अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे सवाल मतलब एक पूरी वेराइटी है उस पर। जैसे आपने अगर सुन रखा हो कि मछली वाले जो प्रॉब्लम आते हैं इसी में बनते हैं। जैसे देखो, एक कोई सपोज कंटेनर है, यहाँ पे एक मछली है, ठीक है। अब मछली है, यहाँ पे कोई चिड़िया है। अब मछली ने चिड़िया ने मछली को, ये कुछ दूरी है, ये कुछ दूरी है। चिड़िया ने मछली ने चिड़िया को देखा, कितनी ऊपर दिखाई देगी, चिड़िया मछली को देखेगा। फिर इसमें और भी है, यहाँ पे और भी दूसरे टाइप का मीडियम डाल दिया, पानी था ऊपर कोई और मीडियम, चाहूँ तो और मीडियम डाल दिया, ठीक है। अलग अलग मीडियम मिक्स कर दिया, तो इनकी एपेरेंट हाइट, एक दूसरे को देखने वाली हाइट कितनी होगी, ये सब क्वेश्चन बनता है। ऊपर से इसमें और चीजें टफनेस आ जाती है। अगर चिड़िया नीचे आ रही है किसी स्पीड से, मछली ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहीं भी, तो एक दूसरे को किस स्पीड से आते हुए दिखेंगे। मान लो मैं बोलूं कि अगर चिड़िया मान लो नीचे 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और मछली इसे देख रही है, तो मछली को ये 10 नहीं दिखाई देगा, 10 नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुछ और दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, वो चीजें कैलकुलेट करना हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, जो मूवमेंट के कारण, मतलब रिफ्रैक्शन का, और इसमें रिफ्रैक्शन के कारण जो एपेरेंट शिफ्ट और एपेरेंट चेंज इन वेलोसिटी वगैरह होता है, वो सारी बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लेक्चर में 2 से 3 बातें हमने देखी। पहली बात, 2 ही बातें देखी, एपेरेंट शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट या फिर लैटरल शिफ्ट, और उसके छोटा सा एप्लीकेशन देखा। ये रही आज की क्लास। अगली क्लास में ये वाली मछली वाली प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो करेंगे। और फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन वाला पार्ट एक तरीके से खत्म होगा। अभी भी रिफ्रैक्शन का यूज है, जैसे हम लोग आगे चल के TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके आगे चल के लेंस वगैरह पढ़ेंगे। तो देखो, एप्लीकेशन तो हर जगह, रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन हर जगह आने वाला है, पर ओरिजिनल जो बोलेंगे जहां पे डायरेक्टली रिफ्रैक्शन का यूज था, वो यहाँ पे ओवर हो रहा है। अगले जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी रिफ्रैक्शन यूज होगा, लेकिन उनके नाम अलग होंगे, जैसे TIR और प्रिज्म हम लोग को आगे के लेक्चर में पढ़ना है, ठीक। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर।